नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग अपने संसद के लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया था और राज्यसभा को जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उच्च सदन बोलते हैं। ये सारी डिटेल में बता चुका हूँ, कितनी अधिकतम सीटें हो सकती हैं, वर्तमान में कितनी हैं, कौन कौन राज्य में कितनी कितनी हैं, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। क्या क्या इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं सब मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। तो देखिए, लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में दी गई है, यानी कि लोकसभा के अंतर्गत कितनी सीटें होंगी, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें होंगी और क्या क्या योग्यताएं होंगी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं ये लिखे गए हैं आर्टिकल 81 के अंतर्गत हमारे संविधान के, ठीक है। देखिए, अगर आप पुरानी वीडियोज को अच्छे से फॉलो करते आ रहे हैं, मतलब पूरे अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि पुरानी वीडियो सभी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लूसेंट ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंतर्गत लूसेंट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मैक्सिमम 80% क्वेश्चन सीधे सीधे लूसेंट से ही पूछे जाते हैं। तो लूसेंट को हम लोग जल्दीबाजी में नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए बढ़िया डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से बात करते हुए पढ़ेंगे और समझते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार में लूसेंट याद किया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको बस क्या करना है, आपको वीडियो को बस रिलैक्स माइंड होकर चुपचाप सुनते रहना है अंत तक, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मैं अच्छे से ही याद करवा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। यानी उच्च सदन कौन है? राज्यसभा है। तो निम्न सदन कौन हो गया? लोकसभा हो गया, ठीक है। जिसका सभापति करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को सदस्य चुनता है, जिसमें से एक होगा अध्यक्ष, दूसरा होगा उपाध्यक्ष। समझ पा रहे हैं? देखिए, राज्यसभा के अंतर्गत क्या होता था? राज्यसभा के अंतर्गत ये होता था कि जो उपराष्ट्रपति जी होते थे वही राज्यसभा के क्या बोलते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष होते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोकसभा के अंतर्गत जो होता है, यहाँ पे अध्यक्ष को चुना जाता है। इन्हीं जो सदस्य बन के आते हैं लोकसभा के अंतर्गत, मेंबर होते हैं, उन्हीं में से किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है, एक व्यक्ति को, और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया जाता है, जो कि आर्टिकल 93 के अनुसार बनाया जाता है। तो आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे लोकसभा में अध्यक्ष को चुना जाता है और राज्यसभा के अंतर्गत जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। ये जो उपराष्ट्रपति वाला मैटर है, मैंने इसको बताया है कि बहुत सारे एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, ठीक है। जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित क्षेत्रों से होकर आएंगे और 20 सदस्य जो होंगे संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आएंगे। संघीय क्षेत्रों का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है। एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय यहाँ पे लिखा है, लेकिन आंग्ल भारतीय समुदाय को भी हटा दिया गया है। नहीं, मनोनयन नहीं किया जाता है अपने लोकसभा के अंतर्गत। पहले जो है ये नियम था कि मतलब राष्ट्रपति जो होंगे ये आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे लोकसभा के अंतर्गत, बट अभी ऐसा प्रावधान नहीं है, हटा दिया गया है इसको संविधान संशोधन करके। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 545, ठीक है। इन सदस्यों में से 524 सदस्य 28 अपने राज्यों से, 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। वह 2 राज्य, क्या लिखा है यहाँ पे, आंग्ल भारतीय वर्ग, ये सब काट दो आप। बस आपको इसको बस इतना ध्यान रखना है कि 545 जो होते हैं ये हैं अभी टोटल सदस्य संख्या। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम आपके 500 हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए 500, ठीक है। और अभी वर्तमान में कितने हैं? 545। सॉरी, जस्ट सेकेंड, 545 नहीं है, 545 ही है। पहले जो है ना, जब संविधान को बनाया जा रहा था उस समय निश्चित किया गया था मूल संविधान में, ठीक है, 500 थी। बट अभी संशोधित करके वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको लगाना है 545। तो आपको बस एक ही याद रखना है, पूरा याद करने की जरूरत नहीं, बस क्या रखना है? 545। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 545, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 87 के स्थान एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 के स्थान पर आरक्षित किए गए हैं।
मतलब क्या हुआ कि जब ये अभी 545 टोटल जितनी सीटें हैं लोकसभा के अंतर्गत, उसमें से जो 84 हैं ये अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, और 47 सीटें जो हैं अनु अनारक्षित, क्या लिखा है यहाँ पे, आरक्षित किए गए हैं किसके लिए, अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसको आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हल्का फुल्का पता होना चाहिए कि अनुसूचित जातियों के लिए 84 हैं और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको इसके अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो मैं बता रहा था कि जो हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, तो उसी हिसाब से बनी है कि 2026 तक क्या है, अपनी जितने सीटें हैं ये उतने तो कांस्टेंट रहेंगी, मतलब नहीं बढ़ाई जाएंगी, लेकिन 2026 के बाद उन सीटों को बढ़ा दिया जाएगा। तो इस कारण से जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उसमें सीटों की संख्या को बढ़ा करके बनाया गया है। ठीक है, ये पॉइंट है। देखिए आगे, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 2000 मतलब जो 18 वर्ष से ऊपर होते हैं वो लोग करते हैं गुप्त मतदान। गुप्त मतदान जो आप लोग करते होंगे कहीं भी अपने क्षेत्र के अंतर्गत लोकसभा के सदस्यों के लिए, तो वो जो होता है गुप्त मतदान होता है, और 18 वर्ष की आयु होने के बाद ही आप निर्वाचित कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। ये पॉइंट लिखा गया, बट इसको आप मतलब यहाँ पे देखिए ज़्यादा चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं हैं यहाँ पे इस लोकसभा के पार्ट के अंतर्गत, बट यहाँ पे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे मैं उसको आपको अच्छे से बताऊंगा। बाकी इसको हम लोग बस ऐसे ही रीड करते रहेंगे ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता हो। ठीक है ना, देखिए जैसे कि ये वाला पॉइंट आ गया, 61वें यानी कि 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार भारत में अब क्या लिखा है यहाँ पे, 18, हाँ शायद 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। ये लिखा है 18 ही, ठीक ना, ये दिख नहीं रहा है। तो ये जो है ना क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछा जाता है कि मतलब मत देने का जो है नियम बनाया गया है, मत देने का अधिकार, तो ये कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत 18 वर्ष किया गया है। यानी पहले जो था ये 20 या 22 वर्ष के आसपास था, तो उसको जो है 18 वर्ष किया गया था। कब? 61वें संविधान संशोधन के अनुसार 1989 में। और इसको आपको याद इस तरह से रखना है, आप इसमें क्या देख रहे हैं, 6-1, 6 और 1 छक्के, 6-1, तो इसको ऐसे ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए सचिन तेंदुलकर जी थे, तो जो एज 18 वर्ष की आयु में ही बहुत सारे छक्के मारने लगे थे। ठीक है, तो इसके कारण से ही जो है उन्होंने सोचा कि तो वयस्क हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया खेल रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं मताधिकार, मतलब मत देने का अधिकार भी उनको जल्दी दे दिया गया, वयस्क मान लिया गया। ये याद करने की ट्रिक है, बाकी आपको इसको इसी तरह से ध्यान रखेंगे। सचिन तेंदुलकर से ध्यान रखेंगे, छक्के बहुत सारे छक्के मारते थे, 6-1, 6 और 1 मतलब छक्के, बहुत सारे छक्के मारते थे, तो इसके कारण से मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी गई। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको याद करने के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ। इसको आपको ध्यान रखना, बाकी इधर का कोई भी ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये तो चलिए ऊपर ही मैं बता दिया हूँ, लेकिन कोई पॉइंट इधर का इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली, ये सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र लक्षद्वीप, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे, ये सब कुछ पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। लोकसभा की सदस्य के लिए अनिवार्य योग्यताएं निम्न हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, और उससे पहले एक पॉइंट और देख लेते हैं कि कौन कौन राज्यों में, मतलब किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा सीटों की संख्या है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको इसमें ध्यान रखना है कि 80 जो है, 80 सदस्य संख्या है किसकी, उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सर्वाधिक लोकसभा सीटों की संख्या है, जिसके अंतर्गत मतलब उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो उसी के अनुपात में ही ये जो सीटों की संख्या है लोकसभा के अंतर्गत प्रतिनिधित्व करने के लिए 80 है। तो क्वेश्चन यहाँ से सीधे इस तरह से पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 80 है। और उस प्रकार से सेकंड पे कौन आता है, महाराष्ट्र, थर्ड पे आता है पश्चिम बंगाल, चौथे पे बिहार। इस तरह से आप सीक्वेंस देख सकते हैं। और जिस राज्य में हैं आप, जिस राज्य के आप हैं, उनका आपको ये याद करना है कि अपने यहाँ की लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश की है टोटल
29। तो यहाँ से क्या होता है, MPPSC या फिर UPSC, बिहार PSC, इन सब में पूछा जाता है। तो इनको आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी है। अपने अपने राज्य का बिल्कुल याद रखना है। ये लोकसभा की सीटों की संख्या भी और राज्यसभा की सीटों की संख्या भी दोनों ही याद रखनी है अपने राज्य की। और बाकी जो सबसे ज़्यादा जहाँ की सीटों की संख्या है वो उसको आपको याद रखना है बस, और कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग अब पढ़ते हैं लोकसभा की सदस्य संख्या के लिए अनिवार्य योग्यताएं। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, ये तो ठीक है, सबको पता होता है। उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो। राज्यसभा के लिए क्या थी? राज्यसभा के लिए थी 30 वर्ष कम से कम, ठीक है। और लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो इस तरह से दोनों को रिलेट करके याद रखना है। मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है आयु से ही पूछा जाता है, तो आपको आयु ध्यान रखना है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, ठीक है। आगे देखिए, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद पर धारण न किया हो। लाभ का पद पर न हो, इसका मतलब ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत कोई कर्मचारी न हो, यानी कि उसको सरकार के द्वारा क्या बोलते हैं, सैलरी न मिलती हो, तो वो होता है लाभ का पद। अगर सैलरी मिल रही तो लाभ के पद पे है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। जैसे कि आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल जी पहले शायद IAS या IPS कुछ भी थे, तो उन्होंने उस पद को छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उनको लड़ना था चुनाव, तो चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने पद छोड़ दिया था। तो ये क्योंकि वो लाभ के पद पे थे। तो योग्य व्यक्ति मतलब योग्यता के लिए क्या है, लोकसभा की योग्यता क्या है कि लाभ के पद पर न हो, उसकी आयु 25 वर्ष हो कम से कम, वह पागल या दिवालिया घोषित न हो, ये पॉइंट भी है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा में लगभग 2/3 2/3 नहीं सॉरी 1/3 जो व्यक्ति होते हैं हर साल 2 साल के अंतर्गत प्रतिस्थापित होते हैं। तो इस तरह से 1/3 हर 2 साल के डिफरेंस में नए व्यक्ति आते हैं और पुराने व्यक्ति निकल जाते हैं। तो इस तरह से टोटल 6 साल के अंतर्गत पूरा कंप्लीट रोटेशन हो जाता है सदस्यों का उसके। तो वो कभी भी विघटित न होने वाली सदन कौन सी है? हमारी राज्यसभा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, विघटित नहीं की जा सकती हमारी राज्यसभा। लोकसभा को विघटित किया जा सकता है जब हमारे प्रधानमंत्री जी त्यागपत्र देते हैं, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्री रहते हैं और प्रधानमंत्री स्वयं, ये सभी किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब लोग जो होते हैं प्रधानमंत्री और जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, अलग अलग विभागों के मंत्री जितने होते हैं, वो सभी बैठते हैं लोकसभा के अंतर्गत ही। तो ये सब सामूहिक रूप से जितने भी मंत्रिमंडल में जितने मंत्रिपरिषद के लोग हैं वो सब सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। ये बातें आर्टिकल 75(3) के अंतर्गत लिखी गई हैं। ये सब मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 8 बार किया जा चुका है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है परंतु राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये काफ़ी अंदर की बातें बता रहा हूँ और यहीं से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इस पॉइंट को अगर आप खुद से लूसेंट को पढ़ते हैं तो आप इसमें से ये गैप मतलब कैच नहीं कर पाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। यहाँ पे आपने इसको पढ़ लिया, आप सोच रहे हैं इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि हमारी लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। लेकिन राष्ट्रपति जी जो रहेंगे प्रधानमंत्री जी से सलाह पर भंग करेंगे। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं परंतु राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो क्या है, उच्च सदन है, उसके साथ ही साथ परमानेंट क्या बोलते हैं, परमानेंट टाइप से है ये, और ये जो है टेम्परेरी टाइप से है, ठीक। इसको इस तरह से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। यानी कि जब आपातकाल लग जाता है तो चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि आपातकाल की स्थिति तभी लागू की जाती है जब व्यवस्था सैन्य कार्यवाही वगैरह हो रहा होता है, दूसरे देश पर आक्रमण होता है। उस स्थिति में तो उस स्थिति में चुनाव कर पाना मुश्किल होता है, जिसके कारण से लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यानी कि कितना समय तक बढ़ाया जा सकता है? 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है एक बार में, उसके बाद फिर से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है देखिए, आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने पर, यानी आपातकाल खत्म होने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगा। यानी कि जब आपातकाल हट जाता है तो आप लोकसभा का जो कार्यकाल है उसको अधिक से अधिक 6 महीना बढ़ा सकते हैं, उससे अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको चुनाव कराना ही होगा। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था।
जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1976 में, उस समय जब आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, तो उन्होंने 2 बार 1-1 साल करके बढ़ाया था लोकसभा का कार्यकाल। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, लोकसभा का कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की स्थिति में। ठीक, बस इतना ही ध्यान रखना है। देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह का से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मैंने ये बता दिया है, अच्छे से बता चुका हूँ कि लोकसभा जो होती है हमारे, उसके अंतर्गत जो अधिवेशन होते हैं उसमें अधिक से अधिक 6 महीने से अधिक अधिक अंतर किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से 1 साल के अंतर्गत कम से कम 2 बैठकें होनी अनिवार्य हैं। 1 साल के अंतर्गत 2 बैठक होंगी तो 6 महीने के अंतर्गत 1 बैठक होगी, ध्यान रखिए। और जो 1 बैठक होगी दूसरी बैठक से 6 माह से अधिक का डिफरेंस नहीं होगा। तो ये तीनों चारों पॉइंट मतलब घुमा के इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको तीनों ही इस तरह से रिलेट करके याद रखने हैं। और इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लोकसभा का अधिवेशन या राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है, तो ये हमारे राष्ट्रपति जी ही बुलाते हैं और उसको स्थगित भी करते हैं, यानी कि बैठक को स्थगित करने का काम भी राष्ट्रपति जी ही करते हैं। तो इतने ही पॉइंट आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, जब तक संसद विधि द्वारा, आप सोच रहे होंगे सारे पॉइंट क्यों पढ़ रहा हूँ, सारे पॉइंट इसलिए अपन पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा कैसे काम करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, जो मैं स्टार लगा रहा हूँ, सिर्फ उसी में से आएंगे, इस चीज़ की आप गारंटी ले लो। जो फैक्ट्स मैं यहाँ पे बाकी डिटेल बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। देखिए, जब संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। यानी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। यदि संसद के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं हुए तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। इसका मतलब देखिए, इतना जितना लिखा है रामायण जैसा, इसका पूरा सीधा सीधा बात यही है कि लोकसभा की जब बैठक की जाती है तो कम से कम जितने उसके सदस्य हैं उसके 1/10 यानी कि 10% लोग वहाँ पे लोकसभा के अंतर्गत उपस्थित होने चाहिए। ये अनिवार्य है, तभी लोकसभा की कार्यवाही आगे की जाएगी, अन्यथा लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाएगा या निलंबित कर दिया जाएगा जब तक कि सभी लोग वहाँ पे मौजूद नहीं हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो जब वॉकआउट होता है इस तरह के, जैसा आप देखते होंगे कभी कभी नाराज होकर लोग यहाँ सदन से उठ के चले जाया करते हैं, तो वो जो है गणपूर्ति नहीं हो पाती, तो इसके कारण से लोकसभा का कार्य, उसका जो काम होता है उसको स्थगित किया जाता है कुछ समय के लिए। तो आपको इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि गणपूर्ति के लिए कितनी सदस्य संख्या होनी अनिवार्य है, तो 1/10 यानी 10वां भाग अनिवार्य है। समझ रहे हैं? इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आता है एग्जाम के अंतर्गत, इसको याद रखना है आपको। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। इसका मतलब क्या होता है, संयुक्त बैठक होती क्यों है, पहले तो ये जानना इंपॉर्टेंट है। और संयुक्त बैठक का मतलब क्या है? संयुक्त बैठक का मतलब ये होता है कि लोकसभा और राज्यसभा, देखिए कोई भी बिल पास करवाया जाता है तो पहले लोकसभा में अंतर्गत पास करवाते, फिर राज्यसभा के अंतर्गत, या फिर राज्यसभा फिर लोकसभा। तो दोनों सदनों में किसी भी विधेयक को पास कराना आवश्यक होता है, किसी भी कानून को, नियम को, जो भी बन रहा है तो उसको दोनों ही सदनों के अंतर्गत पास कराना होता है। ये हमारे राज्यसभा है, ये नीचे लोकसभा है, मान लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हमने बिल को यहाँ पे भेज दिया, लोकसभा में पास हो गया और इसको हमने भेजा राज्यसभा में। राज्यसभा में बिल पास नहीं हो रहा है, उन्होंने कुछ बोल दिया कि इसमें ऐसा ऐसा इशू है, इसको आप सुधार कराओ, बट लोकसभा भी इस इशू को मानने को तैयार नहीं है कि इसमें सुधार करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, हमने इन्हें तो यहाँ पे भेज दिया, लेकिन ये इसको बात को स्वीकार करने के लिए जरूरत नहीं, तो फिर यहाँ पे ये लोग भेजेंगे वापस राज्यसभा के अंतर्गत, तो राज्यसभा के लोग फिर से मना कर देंगे कि नहीं इसमें सुधार करो। तो यहाँ पे बहुत सारा मतभेद हो जाता है, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग होने लगता है। तो इसको क्या करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं, जो सबसे ऊपर बैठे हैं यहाँ पे, ये राष्ट्रपति जी बोलते हैं आप दोनों लोग आके एक जगह बैठो, ठीक है, और दोनों लोग साथ में बैठ के डिस्कस करो कि क्या समस्या है, क्या इसमें सुधार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो राष्ट्रपति जी हैं हमारे, लोकसभा, ये हमारी लोकसभा और ये राज्यसभा, इन दोनों को साथ में बैठाने का कार्य करते हैं राष्ट्रपति जी।
लोकसभा के भी लोगों को बुलाते हैं, राज्यसभा के लोगों को भी बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप बैठ के आप डिस्कस कर लो यहाँ पे, ठीक है। इसके कारण से यहाँ पे आपकी जो समस्याएं थी वो सॉल्व हो जाएंगी आसानी से। तो ये लोकसभा की संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो हमारे राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। किस आर्टिकल के तहत बुलाते हैं, तो ये जो है आर्टिकल 108 के तहत बुलाते हैं, अनुच्छेद 108। अब इसको याद रखने की ट्रिक भी मैंने पिछली वीडियो के अंतर्गत शायद एक बार बताई थी। इसका ट्रिक ये है कि जैसे ये छोटी छोटी मोतियों की माला होती है, आप देखते होंगे जो मंत्र का उच्चारण करते हैं पंडित वगैरह, तो ये पढ़ते कैसे हैं, ये 108 बार ये मालाएं फेरते हैं, 108 बार सुनते होंगे आप, 108 बार मंत्र का जाप होता है। तो 108 ये जो मालाएं में छोटी छोटी दाने होते हैं, तो इन दानाओं को की संख्या कितनी होती है, 108। तो इसी को धीरे धीरे एक एक हाथ से ऐसे ऐसे हटाते जाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये संयुक्त है, जुड़ाव है एक दूसरों का आपस में, ये जो छोटी छोटी मोतियां हैं, तो इनको जो जोड़ने का काम करता है वो आर्टिकल 108 करता है। इसी प्रकार से ध्यान रखेंगे क्योंकि इसकी संख्या जो होती है 108 रहती है। तो रिलेट करके इसको इस तरह से याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली अच्छे से पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो हल्के में पॉइंट को नहीं लेना है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। स्थितियां क्या क्या हो सकती हैं, दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विधेयक एक सदन में पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाता है तो दूसरा सदन ने उसको अस्वीकार कर दिया हो, तब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। या फिर विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों, यानी कि पहला सदन बोल रहा है कि ऐसा कार्य करो, दूसरा सदन बोल रहा है ऐसा कार्य करो, दोनों में मतभेद हो गया हो, तब बुला सकते हैं संयुक्त बैठक। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की आखिरी तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अवधि अधिक बीत गई हो, यानी कि एक में लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में गया तो वहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा लटका हुआ है। इस तरह की स्थिति अगर रहती है तो यहाँ पे राष्ट्रपति जी संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, संसद क्या लिखा है, सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशन होने के लिए आहूत करने के लिए अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बाद में हो जाने पर भी अनुच्छेद 108 के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। सीधा सा पॉइंट आपको 108 अनुच्छेद याद रखना है। 108 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जी दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बैठाते हैं। ये वैसे आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाते हैं। यानी कि राष्ट्रपति जो रहेंगे, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, और लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, उन दोनों से भी बात करेंगे क्योंकि भाई राज्यसभा के सभापति जो रहेंगे, जो अध्यक्ष रहेंगे, वही राज्यसभा को लीड करेंगे और लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो लोकसभा को लीड करेंगे। तो इन दोनों से बात करने के बाद दोनों सदनों को आपस में बिठाने का कार्य करते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि संयुक्त बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसमें रोज राज्यसभा के व्यक्तियों को बुला के लोकसभा के अंतर्गत ही बैठाया जाता है। तो लोकसभा की अध्यक्षता जो करते हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष, जो भी वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, तो वही जो हैं संयुक्त बैठक की भी अध्यक्षता करते हैं। क्योंकि ज़्यादा अगर देखा जाए तो ज़्यादातर सारे कार्य जो होते हैं मेनली वो लोकसभा के अंतर्गत ही संपादित किए जाते हैं, क्योंकि लोकसभा के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्रिमंडल बैठे होते हैं। तो मेन इशू जब भी होगा तो रिजॉल्व कहाँ पे किया जाएगा, लोकसभा के अंतर्गत ही किया जाएगा, और लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वही इस चीज़ों को लीड करेंगे। तो ये पॉइंट है, आपको बेसिक इतना पता होना चाहिए। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। तारांकित प्रश्न इस प्रकार से होते हैं जैसे कि अगर आपने जैसे कि मान लीजिए राहुल गांधी या फिर कोई विपक्ष पार्टी ने किसी भी सत्ताधारी पार्टी से क्वेश्चन पूछती है, तो उसके बाद में वो मौखिक प्रश्न कुछ पूछते हैं। जैसे कि आपने कुछ उनसे क्वेश्चन पूछा लिखित रूप में, तो उसका जवाब उनके पास आया, तो उस जवाब के साथ में पुनः से एक उसी जवाब में ही से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो 20 क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है, पूछ सकते हैं। और इसी को बोलते हैं तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न लगभग 20 पूछे जा सकते हैं एक बार में, ठीक है। और आगे यहाँ पे देखिए, धन विधेयक से
के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं की गई है। देखिए, लोकसभा जो कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय मैंने बताया था कि लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। और लोकसभा में अगर धन विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो राज्यसभा में अगर पारित करने के लिए भेजा जाता है तो राज्यसभा पारित करे या ना करे, अगर राज्यसभा के अंतर्गत पारित हो या ना हो, दोनों ही स्थिति में उसको जो है पारित मान लिया जाता है धन विधेयक को। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है, यानी 2/3 की। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में मैं काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंतर्गत, इसमें अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस आप इसको वैसे इतना ध्यान रखो कि अविश्वास प्रस्ताव में अगर लोकसभा के लोग उसको दिखाने के मतलब अपना विश्वास प्रस्ताव पेश कर पाने में असफल हो जाते हैं तो उनको अपना लोकसभा से सदस्य की मंत्रिमंडल का त्याग पत्र देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है सरकार को। और मंत्रिमंडल हमारा जो होगा, क्या बोलते हैं, मंत्रिपरिषद, वो टूट जाएगा। फिर से नए मंत्री बनाए जाएंगे और नए प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। तो पॉइंट ये है, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे और यहाँ पे वीडियो हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में अपन इसके जाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी कम ही पूछे जाते हैं। बस एक बार डिटेल ऊपर से देख लेते हैं इसको। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष को चुनेगी। ये तो पता ही है, आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ भी नहीं है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जो रहेगा लोकसभा का, वही उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। यानी कि अगर लोकसभा के अंतर्गत लोकसभापति, हमारे जो सभापति अध्यक्ष जो होते हैं, यानी कि ओम बिरला जी नहीं हैं, तो उसके बाद जो वहाँ पे लोकसभा की अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे, उपाध्यक्ष जी रहेंगे, वो करेंगे। अगर दोनों ही नहीं हैं तो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 आदमी होते हैं। यानी कि पहले तो कौन प्राथमिकता कौन रहेगी, लोकसभा का अध्यक्ष बैठेगा। अगर वो नहीं है तो कौन बनेगा, उपाध्यक्ष बैठेगा। फिर अगर ये भी नहीं है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा 6 लोगों की टीम बनाई गई रहती है, जिसमें से कोई किसी भी एक को वरिष्ठता के आधार पर उसको बैठा दिया जाता है। ये पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार। लोकसभा अध्यक्ष के क्या क्या कार्य होते हैं और क्या क्या अधिकार होते हैं। संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लेना। बस आपको ये ध्यान रखना है, कोई विधेयक है कि नहीं है, बस इतना इसका निर्णय कौन लेते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं बस। और इसके अलावा कुछ भी इसके अंतर्गत पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल जो है 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रही है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, श्री जीवी मावलंकर थे एवं उपाध्यक्ष अनंत शयनम थे। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, जीवी मावलंकर का नाम, कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे। ठीक है, जीवी मावलंकर का पूरा नाम देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गणेश वासुदेव मावलंकर। बस आपको इतना ध्यान रखना, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर जी। बस और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। अभी हमारी जो ओम बिरला जी हैं, इस कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे इतने ही थे। आपको बस जितना पॉइंट मैंने बताया है, अगर आप उतना ही अच्छे से याद रख लेते हैं तो आप बिल्कुल एग्जाम में इसी से बाहर नहीं आएगा, इस चीज़ की गारंटी है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये था हमारा लोकसभा के बारे में हमने पढ़ा। राज्यसभा के बारे में भी पिछली वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था हमने। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम लोग भारत का महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। और इस तरह से हम लोग लूसेंट को पूरे सीरीज़ को इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लूसेंट को इस तरह से अच्छे से डिटेल से पढ़ने के लिए। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, तब तक के लिए इस तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।